उत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी तथ्य ऐतिहासिक किताबों, विशेषज्ञों और जानकारों से लिए गए हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। जी न्यूज प्रस्तुत करता है टाइम मशीन, 75 वर्ष के युवा भारत की अनकही अनसुनी दास्तां, अदिति त्यागी के साथ। नमस्कार, जी न्यूज स्पेशल टाइम मशीन देख रहे हैं आप और मैं अदिति त्यागी हूं। आज टाइम मशीन में हम बात करेंगे वर्ष 1995 की, यानी वो साल जब पहली बार देश में आया मोबाइल फोन। यही वो साल था मोबाइल फोन के साथ साथ देश में शुरुआत हुई थी इंटरनेट सर्विस की। इसी साल पहली बार मुख्यमंत्री बनने वाली पहली दलित महिला थी मायावती, और इसी वर्ष मायावती की जिंदगी में आया गेस्ट हाउस कांड, जिसने राजनीतिक दुनिया में उथल पुथल मचा दी थी। 1995 ही वो साल था जब नागपुर के क्रिकेट स्टेडियम में एक तरफ खिलाड़ी चौके छक्के लगा रहे थे तो दूसरी तरफ उसी क्रिकेट स्टेडियम में मौत हो रही थी। चलिए आपको लेकर चलते हैं टाइम मशीन के जरिए वर्ष 1995 में और आपको दिखाते हैं उस वर्ष की 10 दिलचस्प कहानी। तकनीक के क्षेत्र में भारत को बड़ी उपलब्धि साल 1995 में मिली, जब पहली बार देश में मोबाइल फोन आया। भारत में सबसे पहली मोबाइल कॉल करीब 2.5 दशक पहले 31 जुलाई 1995 को हुई थी। देश में पहली मोबाइल कॉल किसी और से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु, केंद्रीय दूरसंचार मंत्री सुखराम ने की थी। इस फोन कॉल को कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली के संचार भवन में कनेक्ट किया गया था। इस कॉल के साथ ही कोलकाता में मोबाइल फोन सेवा की शुरुआत की गई थी। आपको बता दें कि देश की पहली मोबाइल कॉल मोदी टेलस्ट्रा मोबाइल नेट सर्विस के जरिए की गई थी। एक तरफ जहां देश में साल 1995 में मोबाइल फोन की सुविधा भारतीयों को मिली, तो इसी साल से एक और आयाम तकनीकी के क्षेत्र में भारत को हासिल हुआ, और वो था इंटरनेट सेवा का। आज के जमाने में जहां इंटरनेट ने लगभग हर परेशानी का हल निकाल दिया है, लेकिन इसकी नींव साल 1995 में रखी गई थी। इंटरनेट सेवा की शुरुआत भारत में 1995 में स्वतंत्रता दिवस के दिन यानी 15 अगस्त के दिन ही की गई थी। आम लोगों के लिए इंटरनेट सुविधा विदेश संचार निगम लिमिटेड यानी VSNL के गेटवे सर्विस के साथ शुरू की गई। इसके बाद साल 1998 में सरकार ने निजी कंपनियों को इंटरनेट सेवा क्षेत्र में आने की इजाजत दी। बहुजन समाज पार्टी की कर्ता धर्ता कही जाने वाली मायावती देश की पहली दलित महिला थीं, जो साल 1995 में मुख्यमंत्री बनी। मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। वह इस पद को संभालने वाली समुदाय की अकेली महिला सदस्य भी हैं। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान मायावती की मुलाकात नेता कांशीराम से हुई। इसके बाद साल 1984 में मायावती को बसपा में शामिल किया गया। मायावती ने अपना पहला चुनाव साल 1984 में उत्तर प्रदेश में कैराना लोकसभा सीट से लड़ा था। इसके बाद दूसरी बार साल 1985 में उन्होंने बिजनौर और फिर 1987 में हरिद्वार से चुनाव लड़ा। साल 1979 में मायावती को बिजनौर से जीत हासिल हुई। मायावती पहली बार साल 1994 में राज्यसभा सांसद बनी। इसके बाद 1995 में गठबंधन की सरकार बनाते हुए मुख्यमंत्री बनी। उस समय तक मायावती राज्य की सबसे कम उम्र में बनने वाली मुख्यमंत्री थीं। साल 1995 में एक तरफ जहां मायावती देश की पहली दलित महिला सीएम बनी, तो वहीं दूसरी तरफ इसी साल मायावती के साथ वो हुआ जो उन्होंने कभी सोचा नहीं था।
1993 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख मुलायम सिंह यादव और बीएसपी के मुखिया कांशीराम ने गठबंधन किया। दोनों पार्टियों ने विधानसभा चुनाव गठबंधन पर लड़कर सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन 2 साल बाद सब कुछ बदल दिया। गठबंधन सरकार में आपसी खींचतान के चलते 2 जून 1995 को बसपा ने सरकार से समर्थन वापसी का ऐलान कर दिया। इससे मुलायम सरकार अल्पमत में आ गई। नाराज सपा कार्यकर्ताओं ने सीमाएं लांघनी शुरू की। कार्यकर्ताओं ने लखनऊ के मीराबाई मार्ग स्थित स्टेट गेस्ट हाउस का घेराव करना शुरू किया। उस वक्त बीएसपी नेता मायावती इसी गेस्ट हाउस के कमरा नंबर 1 में रुकी थीं। बताया जाता है कि सपा के कार्यकर्ताओं ने बसपा के विधायक और नेताओं को बंधक बना लिया, जो उस वक्त वहीं मौजूद थे। मामला इतना बिगड़ा कि इसी बीच मायावती ने खुद को कमरे में कैद कर लिया। कहा तो ये भी जाता है कि कथित तौर पर सपा के गुंडों ने बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ बदतमीजी की और अभद्र व्यवहार किया। इसके बाद पुलिस प्रशासन पहुंचा और दावा ये भी किया जाता है कि अपनी जान पर खेलकर बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी मौके पर पहुंचे और सपा विधायकों और समर्थकों को पीछे धकेलकर मायावती को बचाया। गेस्ट हाउस कांड से यूपी की सियासत में तूफान आ गया। इसके बाद कई बड़े नेताओं पर मुकदमे दर्ज हुए, जिसमें मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव समेत कई नेताओं के नाम शामिल थे। अगर आपसे कहा जाए कि एक तरफ क्रिकेट के मैदान पर खिलाड़ी मैच खेल रहे थे, छक्के चौके लगा रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर उसी स्टेडियम में बैठे क्रिकेट प्रेमियों की मौतें हो रही थीं। मामला 1995 का है, जब क्रिकेट के मैदान में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल 1995 में 25 नवंबर के दिन टीम इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ नागपुर में 5वां वनडे इंटरनेशनल मैच खेल रही थी। ये मैच नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के मैदान पर खेला जा रहा था। इस मैच की एक पारी पूरी हो चुकी थी और लंच ब्रेक चल रहा था और उधर स्टेडियम में भारी तादाद में दर्शक मैच का मजा लेने पहुंचे थे। ब्रेक टाइम में लोग भी इधर से उधर हो रहे थे कि इसी बीच स्टेडियम के ई स्टैंड का एक हिस्सा ढह गया और ऐसा दर्शकों की भागदौड़ और धक्का मुक्की के चलते हुआ। दीवार के ढह जाने के कारण कई लोग इसके नीचे दब गए। इस हादसे में 9 लोगों की जान चली गई। 3 दर्शकों की मौत तो मौके पर ही हो गई, जबकि 6 लोगों ने अस्पताल में दम तोड़ा और करीब 50 लोग इस घटना में घायल हुए। इतना भयंकर हादसा होने पर भी वीसीए अधिकारियों ने ना तो मैच को रोका, ना ही इस बारे में खिलाड़ियों को सूचना दी। जांच में पाया गया कि दीवार कुछ दिन पहले ही बनी थी और आर्किटेक्ट कॉन्ट्रैक्टर समेत 4 लोगों पर लापरवाही का आरोप लगा। 2 जुलाई 1995 को सुशील शर्मा नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी नैना साहनी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को किसी से फोन पर बात करते हुए सुना और फिर जब उसने पता लगाया तो जिस शख्स से सुशील की पत्नी ने बात की वो उसका दोस्त ही था। इसके बाद सुशील ने नैना की गोली मारकर हत्या कर दी और अपनी पत्नी के शव को एक रेस्टोरेंट ले गया, जहां उसने पत्नी को मक्खन लगाकर तंदूर में जलाने की कोशिश की। इसी बीच वहां से गुजर रही एक महिला को इसकी भनक लगी तो उसे लगा कि रेस्टोरेंट में आग लग गई है और फिर महिला ने चिल्लाना शुरू कर दिया। बस महिला के चिल्लाने के बाद आरोपी सुशील की दिल दहला देने वाली करतूत सामने आ गई और वहां दिल्ली पुलिस के सिपाही अब्दुल नजीर वहां पहुंचे और आरोपी सुशील को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि ये देश का सबसे चर्चित कांड माना जाता है, जिसमें किसी महिला को तंदूर में जला दिया गया था। आरोपी सुशील को साल 2000 में ट्रायल कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने जारी रखा था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए शर्मा को राहत दी थी और सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। इसके बाद उसे 2015 में पैरोल पर रिहा भी किया गया और 2018 में सजा पूरी होने पर रिहा कर दिया गया था। और इस तरह से इस मामले में सुशील शर्मा ने 23 साल जेल में बिताए थे।
साल 1995 में एक फिल्म आई जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई थी और वो फिल्म थी करण अर्जुन। सलमान खान और शाहरुख खान स्टारर इस फिल्म में लंबी चौड़ी स्टार कास्ट थी। फिल्म की खूब तारीफ हुई, लेकिन फिल्म में सबसे ज्यादा सुर्खियां अमरीश पुरी ने बटोरी, जो फिल्म में विलन के रोल में थे। फिल्म की शूटिंग राजस्थान के गांवों में हुई और यही वजह है कि बीलवाड़ी गांव काफी सुर्खियों में रहा। करीब 1 घंटे की फिल्म की शूटिंग यहीं हुई थी। भंगड़ा पाले गाने का सीन हो या फिर फिल्म का कोई दूसरा सीन हो, फिल्म की लगभग ज्यादा शूटिंग यहीं हुई। यहाँ तक कि फिल्म में ठाकुर का रोल निभाने वाले अमरीश पुरी का खौफ दिखाने के लिए गांव में सन्नाटा पसरा होने और लोगों के घरों में बंद रहने के सीन यहीं फिल्माए गए थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म के सीन में गांव में सन्नाटा दिखाने के लिए फिल्म मेकर्स गांव वालों को घरों में रहने को कहते थे। मेकर्स के कहने पर गांव के लोग घरों में छिप गए थे ताकि कोई भी व्यक्ति बाहर न दिखे और गांव में सन्नाटा दिखे। उस वक्त किसी भी बाहरी व्यक्ति को प्रवेश नहीं दिया जाता था। उन्नीस में मध्य प्रदेश को एक और नई उपलब्धि मिली। दरअसल इसी साल एमपी को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया का खिताब मिल गया था और इसके पीछे की एक वजह ये थी क्योंकि उस वक्त दुनिया में बाघों की आबादी का लगभग 6वां हिस्सा यहाँ था, या यूं कह लीजिए कि सबसे ज्यादा बाघ यहीं पर थे। इसी वजह से मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया घोषित किया गया। यहाँ 10 राष्ट्रीय पार्क और 25 वन्य जीव अभयारण्य हैं। पन्ना नेशनल पार्क 1994 और पेंच नेशनल पार्क 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित हुआ। यहाँ 6 टाइगर रिजर्व हैं। साल 1995 में शाहरुख और काजोल स्टारर फिल्म दिलवाले दुल्हनिया रिलीज हुई थी। इस फिल्म ने रिलीज के साथ ही बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी और फिल्म को दर्शकों ने भी खूब पसंद किया था। लेकिन मुंबई के मराठा मंदिर में ये फिल्म सालों तक लगी रही। जी हाँ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे बॉलीवुड की सबसे लंबे वक्त तक चलने वाली फिल्म है। ये फिल्म मुंबई के मराठा मंदिर में करीब 20 साल से ज्यादा तक चली थी। फिल्म को देखने के लिए खुद शाहरुख खान भी आ चुके हैं। इसके अलावा कई दूसरे सितारों ने भी मुंबई के मराठा मंदिर में जाकर इस फिल्म को देखा और हिंदी सिनेमा की DDLJ इकलौती ऐसी फिल्म बनी जो सबसे लंबे वक्त तक थिएटर में चली। इस फिल्म को 1996 में हुए फिल्म फेयर अवार्ड्स में 14 कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था, जिसमें से 10 अवार्ड्स इसने अपने नाम किए थे। साल 1995 में एक ऐसी अफवाह उड़ी जो पूरी दुनिया में फैल गई थी। दरअसल अफवाह उड़ी थी कि भगवान गणेश चम्मच और कटोरी से दूध पी रहे हैं। खबर आग की तरह फैली। देश भर के मंदिरों में गणेश जी को दूध पिलाने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। लोग गिलास में दूध लिए देर रात तक अपनी बारी का इंतजार करते देखे गए। दरअसल पूरा मामला दिल्ली से उठा। दिल्ली के एक गणेश जी के मंदिर में अचानक सुबह सुबह हर तरफ यह अफवाह फैलने लगी कि मंदिर में गणेश जी चम्मच से दूध पी रहे हैं और ऐसा हुआ भी कि गणेश जी की प्रतिमा ने दूध पिया है। देखते ही देखते मंदिर के बाहर श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठा हो गई और हर कोई अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगा। यहाँ तक कि बीजेपी के तत्कालीन नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी मंदिर में गणेश जी की प्रतिमा को दूध पिलाते नजर आए थे। न्यूज चैनल्स और अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया। ये घटना 21 सितंबर 1995 की थी। 22 सितंबर को दूसरे देशों में ये खबर फैल गई। बाद में गणेश जी की प्रतिमा के दूध पीने की थ्योरी पर विचार मंथन किया गया। वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष के रूप में जिस थ्योरी को जन्म दिया उसे मास हाइप्नोसिस यानी साइकोमैकेनिक रिएक्शन का नाम दिया गया। तो आज आपने टाइम मशीन के जरिए सफर किया वर्ष 1995 का। कल टाइम मशीन के जरिए हम आपको लेकर चलेंगे वर्ष 1996 में और दिखाएंगे आपको उस वर्ष की 10 छोटी बड़ी और दिलचस्प कहानियां। तब तक के लिए आप रखिए अपना ख्याल और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
अमृत महोत्सव के प्रारंभ होने राष्ट्रपति जी ने आतंककाल की घोषणा की। कदम ब कदम मिलाकर आगे बढ़ा है।